नमस्कार, विक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आरएस के एग्ज़ाम्स के लिए हम ट्रांसलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने टेंसेज पे आधारित पैटर्न्स का ट्रांसलेशन किया है, कुछ नए पैटर्न्स को लेके भी हमने ट्रांसलेशंस किए हैं। अभी आज जो हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं वो आगे के चैप्टर्स के करने वाले हैं। फर्दर हमने जो रिमेनिंग आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आज के जो पैटर्न्स हैं उनमें हम जो प्रयोग करने वाले हैं वो WH वर्ड को कनेक्टिव के तौर पे हम प्रयोग करेंगे। तो उससे संबंधित कुछ पैटर्न है 3 या 4 तरह के, जिसमें दैट क्लोज का प्रयोग भी होता है, इन्फिनिटिव्स का प्रयोग भी होता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स का हम आज ट्रांसलेशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहले टाइप के जो आपके सामने पैटर्न्स आते हैं वो ये आते हैं, कोई किसी से कुछ पूछता है, बताता है, अचंबा करता है, तय करता है या नहीं कर पाता है, दिखाता है कि किसी ने कब, कहाँ, कैसे कुछ किया। इसमें क्या होता है, 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। कोई एक व्यक्ति है जो ये बताता है कि कोई घटना कहाँ घटित हुई या किसी व्यक्ति ने कहाँ, कब, कैसे, क्या कुछ किया। तो बताने वाला अलग है, घटना को अंजाम देने वाला, घटना घटित होने वाली अलग है। ये दोनों में बीच में एक हल्का सा डिफरेंस होता है, ये दोनों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर इस तरह के जो पैटर्न्स हैं उसमें क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद कुछ वर्ब्स आएंगी, जैसे कुछ कहना, पूछना, अचंबा करना, जानना, विश्वास करना, इमेजिन कल्पना करना, तय करना, डिसाइड करना यानी तय करना, डिस्कस करना, आपस में किसी चीज़ के बारे में बातचीत करना, समझना, शो दिखाना, रिवील उजागर करना, फाइंड आउट पता करना, सजेस्ट आपका होता है किसी को सलाह देना या टेल बताना। तो इस तरह की वर्ब्स आएंगी यहाँ पर। साथ में क्या होगा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से यहाँ पे मतलब है कोई आपका WH वर्ड होगा। WH वर्ड कौन कौन से हैं, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, इस तरह के WH वर्ड आएंगे। अब WH वर्ड को 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक वो होते हैं जो सिंपली हम क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। जब भी WH वर्ड को किसी क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया जाए तब सिंपली हमें पता है WH वर्ड आएगा प्लस HV या AV, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस कोई मेन वर्ब होगी, प्लस आगे एंड में कोई क्वेश्चन मार्क होगा। एक ये पैटर्न है जो जनरली हम यूज़ करते हैं, सामान्यतया हम प्रयोग करते हैं। लेकिन WH वर्ड का जब भी आप कनेक्टिव के तौर पे प्रयोग करेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में एक छोटी सी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोई भी आपके सामने पहले एक क्लोज आएगा जिसमें सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी, ये आपका सब्जेक्ट या प्रेडिकेट कह सकते हैं इसको। फिर ये क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। यहाँ पे WH वर्ड जो है दूसरा जो कार्य करता है वो कनेक्टिव के तौर पे कार्य करता है। यहाँ पे सेंटेंस को ऐड, ये दूसरे क्लोज से जोड़ने का कार्य करता है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो एक इस पॉइंट का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब जब आप यहाँ पे दूसरा क्लोज फ्रेम करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, उपवाक्य या वाक्यांश बनाएंगे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस आप HV या AV लिखेंगे, अगर ज़रूरत है तो प्लस मेन वर्ब। क्योंकि मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंसेज में HV या AV का प्रयोग हम नहीं करते हैं, केवल हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जब मेन वर्ब का प्रयोग होता है तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर प्रेजेंट सिंपल है और पास्ट सिंपल है तो इसी में परिवर्तन करके हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो अगर स्टेटमेंट को गलती से कोई ऐसे लिख देता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, WH वर्ड है, प्लस HV या AV है, प्लस कोई मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है,
प्लस मेन वर्ब है तो वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। कृपया इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमें किस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करना, एक उदाहरण लेके मैं बता देता हूँ। उसने मुझसे पूछा कि वह क्या कर सकता है, तो ही आस्क्ड मी व्हाट ही, चूंकि पास्ट में है तो कुड का प्रयोग करेंगे, ही कुड डू। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब भी WH वर्ड कनेक्टिव के तौर पे आएगा तो एंड में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इस चीज़ का और आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं ही आस्क्ड मी व्हाट ही कुड डू, तो जो एरर बनाएगा या गलत तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करेगा वो लिखेगा ही आस्क्ड मी व्हाट कुड ही डू। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जो भी आपके सेंटेंस में यूज़ हुई है वो सब्जेक्ट से पहले ना रखकर सब्जेक्ट के बाद रखनी है। इसका एक सीधा सीधा कारण है कि जब भी आप WH वर्ड को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग करते हैं तो सिंपली आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया मैं क्या करूं या क्या करना चाहिए, लेकिन जब ये कनेक्टिव के तौर पे प्रयोग होता है तो एक पूरा वाक्य होता है। उसने मुझसे पूछा कि उसे कब जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में या वह कब जाए, ऐसी परिस्थिति में मैं ये कह रहा हूँ कि उसने मुझसे पूछा कि वो कब जाए। तो ऐसी परिस्थिति में मैं पहली हुई किसी घटना को बयान कर रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो जब आप किसी घटना को बयान करते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा गया था, ऐसी परिस्थिति में आप WH वर्ड को कनेक्टिव के तौर पे प्रयोग करते हैं। अब आप पहले घटित हुई किसी घटना का विवरण दे रहे हैं, ना कि किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब आप घटना का विवरण दे रहे हैं तो वो एक स्टेटमेंट है, वो क्वेश्चन नहीं है। चूंकि वो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, हम WH वर्ड को कनेक्टिव के तौर पे प्रयोग करेंगे और आगे हम सिंपल जो स्ट्रक्चर है उसका प्रयोग करेंगे, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, इन्वर्जन का प्रयोग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं रखेंगे। ये तो थी ज़रूरी बात स्ट्रक्चर से संबंधित। अब स्ट्रक्चर से संबंधित चूँकि ज़रूरी बात पूरी होती है तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं। सारी वर्ब्स के उदाहरण मैंने नहीं लिए, 5 या 7 वर्ब्स के उदाहरण मैंने लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न 5 है उसका पहला स्टेटमेंट आता है, मैंने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। अब देखिए, मैंने पूछा है कि वो कहाँ जा रहा है, पहले कोई घटना घटित हुई रही है या घटित हो चुकी है, उसका विवरण मैं अभी दे रहा हूँ। मैंने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, मैंने पूछा। जब भी आप ये पता करेंगे कि घटना पास्ट की या प्रेजेंट की, आप जो प्रिंसिपल क्लोज है यानी कि जो पहले की से पहले जो क्लोज आया है उस पे ध्यान देंगे, उस वाक्यांश पे ध्यान देंगे कि ये पास्ट में है या ये प्रेजेंट में है। चूँकि जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं अभी वो पास्ट की बात है, किसी ने कुछ पूछा, पास्ट में है, इसलिए हम पूरे का पूरा स्टेटमेंट पास्ट टेंस में ही फ्रेम करेंगे। जब प्रिंसिपल पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो डिपेंडेंट क्लोज है वो भी पास्ट में ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैंने पूछा, आई आस्क्ड वह कहाँ जा रहा है, वेयर चूंकि पास्ट में है ही या शी भी हो सकता है, वॉज गोइंग, एंड में फुल स्टॉप। ध्यान रखिएगा इन सब में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आई आस्क्ड वेयर ही वॉज या शी वॉज गोइंग, ये आपका इसका आंसर होगा पहले स्टेटमेंट का। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। कोई नहीं जानता कि वह कब पहुंचेगा, कोई नहीं जानता कि वो कब पहुंचेगा। घटना प्रेजेंट की है
तो हम इसको प्रेजेंट में लिखेंगे nobody knows when he will reach और अगर आप कहते हैं कि किसी गंतव्य तक उसको आना है, when he will arrive। अब हिंदी में तो क्या होता है, पहुंचेगा, तो किसी गंतव्य तक कोई चल के जा सकता है या किसी गंतव्य तक आ सकता है। तो गंतव्य तक आने के लिए arrive शब्द का प्रयोग करेंगे। रीच भी हो सकता है जब कोई गंतव्य तक चल के जा रहा है। तो ये यहाँ पे हम दोनों शब्दों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई आप तक चल के आ रहा है तो अराइव शब्द का प्रयोग करें, और अगर किसी डेस्टिनेशन तक कोई चीज़ जाती है चलकर तो आप रीच शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या चाहता है। आश्चर्य है प्रेजेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे। मुझे आश्चर्य है तो इसमें बोलेंगे आई वंडर व्हाट ही वॉन्ट्स। व्हाट ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। हम जेंडर न्यूट्रल शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते इंग्लिश लैंग्वेज में जब मसला मेल या फीमेल का होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस जो हिंदी में है वो चूँकि वह जेंडर न्यूट्रल होता है, वर्ब से पता लगता है कि वह क्या चाहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चाहता है शब्द का प्रयोग हुआ है। चाहती है तो हम शी को ले लेते, चाहता है तो हम ही को ले लेंगे। तो इस स्टेटमेंट में हम ही को ले लेते हैं कि वह क्या चाहता है। तो इस तरीके से ये आपका थर्ड का हम ट्रांसलेशन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, उसने हमें दिखाया कि वह कितनी नाराज थी। दिखाया पास्ट में और थी भी पास्ट में। अपारेंटली स्पष्ट रूप से ये स्टेटमेंट जो है वो पास्ट में है। तो हम चूंकि महिला की बात हो रही है, सुरेंद्र नमस्कार, गुड इवनिंग। शी showed how annoyed how much का प्रयोग कर सकते हैं। how much she was annoyed। she was annoyed। नाराज होने के लिए हम annoy शब्द का प्रयोग करते हैं। how much was she was annoyed या how she was annoyed। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैनर के बजाय यहाँ पे डिग्री बताई गई है कि वो कितनी नाराज थी। सो how much she was annoyed, इस तरीके से हम स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा फोर्थ का ट्रांसलेशन है। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट कहता है सचिन तय नहीं कर पा रहा है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सचिन है। सचिन फिफ्थ में, सचिन कैनॉट डिसाइड, आई एम सॉरी था, पास्ट का है। सचिन कुड नॉट डिसाइड या कुडंट डिसाइड, दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं कि उसे आगे क्या करना चाहिए। व्हाट ही शुड डू, करना चाहिए। सजेस्टिव सेंटेंस है, शुड का प्रयोग करेंगे। शुड डू नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए आगे क्या करना चाहिए। अब आगे शब्द हिंदी के हिसाब से दो तीन तरह के अर्थ देना चाहता है। समय सूचक भी हो सकता है, ये स्थान सूचक भी हो सकता है आगे, और आगे ये अगला कार्य क्या करना चाहिए उससे सूचक भी हो सकता है, उसकी भी सूचना दे सकता है कि आगे क्या करना चाहिए, कि अगला स्टेप क्या हो, तो अगले कार्य की तरफ भी इशारा करता है। अब चूंकि इस सेंटेंस से स्पष्ट है
कि ये कोई कार्य कर रहा है और उसके बाद में है कि अगला कदम क्या हो, आगे क्या कार्य करे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आगे कहाँ जाए तो वेयर ही शुड गो अहेड, तब हम अहेड का प्रयोग करेंगे। तो मैंने कहा कि आगे शब्द हिंदी लैंग्वेज में 3 तरह की सूचनाएं आपको देता है कि अगला कदम क्या हो, अगला कार्य क्या हो। दूसरा समय सूचक होगा, तो आगे क्या आगे किस समय क्या करे, या अगर स्थान सूचक हो तो आगे क्या करे। तो इस एक जगह कोई घटना घटित हो रही है, उसके आगे क्या करे। तो ये स्थान सूचक भी हो सकता है, कार्य सूचक भी हो सकता है, समय सूचक भी होता है। हिंदी के वाक्य को पढ़ के ही स्पष्ट होगा कि ये किस तरह की या किस चीज़ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि किसी अगली एक्टिविटी की बात कर रहा है, तब हम बोलेंगे व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। नेक्स्ट शब्द का प्रयोग करके यहाँ पे स्टेटमेंट को हम एंड कर देंगे। दैट्स आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगला है आपका 6th, मैं सोच भी नहीं सकता कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब इसमें 2 तरह की बातें होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते के लिए आप सामान्य क्रिया का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते उसके लिए आप किसी ईडियम का प्रयोग भी कर सकते हैं। चूँकि ट्रांसलेशन है, ईडियम का प्रयोग रिस्की हो सकता है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। तो ये आपकी कॉपी चेक करने वाले पे निर्भर करता है कि उसको कॉलोक्वियल इंग्लिश का कितना डीप तक उसको नॉलेज है। अगर उसको कॉलोक्वियल इंग्लिश का नॉलेज है तो वो ये मान के चलेगा कि जिसने भी ये आंसर लिखा है उसको किस स्पिरिट से लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप इसको देखते हैं तो संदर्भ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। संदर्भ जब इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो लिखने वाला भी, जनरली पढ़ने वाला भी, चेक करने वाला भी, दोनों की अगर थॉट एक सिंक में है तो स्कोर कर पाता है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ज़्यादा ईडियम्स वगैरह के पंगे में ना पड़ें, एक सीधा आप ट्रांसलेशन करें। अगर आप लिखने में रुचि रखते हैं, बोलने में रुचि रखते हैं तो आप कर सकते हैं, उसका मैं अर्थ आपको बता देता हूँ साथ में। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, प्रेजेंट में है, लेकिन आगे का जो स्टेटमेंट है वो पास्ट में है। ये किसी वर्तमान परिस्थिति में ये कह रहा है बात को, किसी पास्ट के व्यवहार की बात कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। तो इसके लिए आई कैनॉट इवन थिंक, आई कैनॉट या कांट इवन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई कांट इवन थिंक, यहाँ पे इवन का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इस तरह की अभिव्यक्ति का आई कांट इवन थिंक का मतलब ही होता है मैं सोच भी नहीं सकता। आप सिंपल अगर कहना चाहते हैं कि मैं सोच नहीं सकता तो आप बोलेंगे आई कांट थिंक, यू नो। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, आई कांट इवन थिंक दैट, उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, वाई ही। अब यहाँ पे स्पष्ट नहीं है ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। वाई ही या शी बिहेव्ड लाइक दैट, बिहेव्ड लाइक दैट। तो इस तरह का स्टेटमेंट है, तो इसको हम इस तरीके से अनुवाद करेंगे। पता करें कि ट्रेन कब चलने वाली है। यहाँ पे कोई जानकारी लेना चाह रहा है। लास्ट है आपका 7th। तो पता करने के लिए हम जनरली फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं सामान्यतया। फाइंड आउट, चूंकि टाइम है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का। द ट्रेन is going to। अब देखिए पहला स्टेटमेंट इंपेरेटिव है, तो निश्चित रूप से घटना भविष्य में घटित होगी। द ट्रेन इज गोइंग टू लीव या स्टार्ट, चलने वाली है, स्टेशन छोड़ने वाली है, तो लीव का प्रयोग भी आप कर सकते हैं एंड में फुल स्टॉप।
ये जितनी भी तरह की स्टेटमेंट है इसमें हम फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे। अगली तरह के जो वाक्य हैं वो भी इसी पैटर्न पे आधारित हैं। इनमें सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले वाले सेंटेंसेस में हम जो आपका पहला क्लोज है, पहला जो वाक्यांश है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ही प्रयोग कर रहे हैं। वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम जिन सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं उनका एक ऑब्जेक्ट भी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। किसी ने किसी को कुछ बताया है, किसी ने किसी से कुछ पूछा है, किसी ने किसी को कुछ सलाह दी है, किसी ने किसी को कुछ आदेश दिया है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, राइट। तो सामान्य चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, सिंस यू आर वेरी मैच्योर पीपल जो सिविल की तैयारी करते हैं, दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो सामान्य चीज़ों के आंसर्स जानते हैं। सामान्य चीज़ों को उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका सब्जेक्ट है, उसमें वर्ब आएगा, उसका कोई ऑब्जेक्ट भी होगा इसमें, नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उसका नाम भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, अस भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, मी भी हो सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे तो मी आएगा, अस आएगा, यू आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, देम आएगा, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस उसका ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन है प्लस इंटेरोगेटिव यानी कि WH वर्ड का प्रयोग हुआ है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब आएगी यानी कोई क्लोज आएगा, उसकी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पहला स्टेटमेंट, इसमें आ रहा है शुरुआत में ही, उसने मुझसे पूछा कि तुम कब गए थे। पूछा पास्ट का है, कब गए थे। उसने मुझसे पूछा तो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। आस्क्ड मी समय सूचक है तो when का प्रयोग पूछेंगे, when I went। या कहीं गया था तो when I left, when I went या left। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे चूंकि ओरिजिनल सेंटेंस है उसमें तुम का प्रयोग हुआ है। ट्रांसलेशन करते समय ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन जब भी आप करेंगे, आप थोड़ा सा नरेशंस के नियमों की तरफ ध्यान दें, जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जिसे आप कहते हैं। कृपया उनके नियमों पे ध्यान दें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम आया है हिंदी के हिसाब से, तो इसको हम सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ढालेंगे, उसी से सेंस आएगा। सो ही या शी आस्क्ड मी व्हेन आई वेंट या लेफ्ट। उसने मुझसे पूछा, तो चूंकि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ तो यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे। दैट्स हाउ इट इज। तो ये आप ट्रांसलेशन करते समय कृपया ध्यान रखें, इसमें झोल हो सकता है। सो डोंट लेट योरसेल्फ फॉल इनटू दैट ट्रैप। आप अपने आप को उस झंझट में या ट्रैप में ना उलझने दें। हमें बताएं कि ये क्या है, हमें बताएं। तो यहाँ पे बताने के लिए बताएं इंस्ट्रक्टिव सेंटेंस है, आदेश हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे अगर ऐसा लिखेगा और ये बोल दे कि ऑर्डर या कमांड है, तब तो कोई इशू नहीं है। अगर रिक्वेस्ट कर दे, क्या कर दे, ऐसा लिख दे, लिख भी सकता है। कई बार देखा है मैंने पुराने RAS के पेपर्स में ऐसा लिखा हुआ आता है, खासकर इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में और मॉडल्स के केसेस में, जहाँ पे सेंटेंस के एंड में अगला क्लियरली एग्जामिनर जो है, नॉट एग्जामिनर, तुतलाने का इशू है बीच में। जब आप लगातार बोलते हैं तो कैमरा को फेस करते हैं, लगातार बोलते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो ये कहता है कि हमें बताएं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये कह रहा है कि या तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है कि आपके अधिकारी महोदय हैं, आपसे सीनियर हैं, वो थोड़े नाराज़ हो गए, बताइए ये क्या है,
हमें बताइए कि आपने ऐसा कैसे किया, क्यों किया। ऐसी परिस्थिति में कमांड भी हो सकता है, और यू डोंट नो रियली, आपको पता नहीं है वास्तव में, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कृपया बताइए ये क्या है। तो दोनों ही बात हो सकती है। सो रिक्वेस्ट हो, अगर लिखा हो तो प्लीज शब्द का प्रयोग कर दीजिएगा। ये पहला है, आई एम सॉरी, ये आपका पहला है, ये दूसरा है। यहाँ पे प्लीज का आप प्रयोग कर सकते हैं। मुझसे पूछा या हमें बताएं, प्लीज टेल अस, क्या है, व्हाट इट इज, ये क्या है। तो टेल अस व्हाट इट इज, बताएं कि क्या है, हमें बताएं कि क्या है, या कृपया हमें बताएं कि क्या है, तो उस सेंस में हम प्लीज ले लेंगे। अगर ये रिक्वेस्ट के सेंस में आपसे पूछेगा तो आई होप दैट द एग्जामिनर वुड पुट द वर्ड रिक्वेस्ट समवेयर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। पॉसिबली सेंटेंस के अंत में शायद वो रिक्वेस्ट शब्द को रखे, होपिंग सो। मैंने उन्हें दिखाया कि उन्हें ये कैसे करना चाहिए। ये भाई साहब प्रकांड पंडित हैं, उन्होंने किसी को दिखाया कि भाई साहब कैसे करना है। ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सामने वाली जो जनता है उसको कुछ मालूम नहीं है, मैं बताएगा तो इसको पता लगेगा, नहीं तो अंधेरे में मर जाएगा बापड़ा। तो इसलिए क्या कह रहा है, थर्ड, बेचारा, हम मारवाड़ी का शब्द है बापड़ा। मैंने उन्हें दिखाया कि, आई पास्ट में है, आई शोड देम हाउ, कैसे मतलब हाउ, दे उन्हें, तो अज्यूम कर रहा हूं और पॉसिबली है भी पास प्लूरल, हाउ दे शुड डू इट। तो आई शोड देम हाउ दे शुड डू इट, मैंने उन्हें दिखाया कि उन्हें कैसे करना चाहिए, मालूम नहीं था ना, तो इसलिए तीन जो सेंटेंस है पहले हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे। अगला है, कृपया मुझे सलाह दें कि मुझे क्या करना चाहिए। ये देखिए, कृपया कृपया आ गया है यहाँ पे। जब कृपया कर दे कोई तो आपको कृपा करनी है। कृपया अगर कोई कहता है तो आपको कृपा क्या करनी है देवियों और सज्जनों, आपको कृपया ये करनी है कि आपको यहाँ पे प्लीज शब्द का इस्तेमाल करना है। मुझे सलाह दें, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या, कहाँ, कहाँ। तो व्हाट, वेयर, वेयर का प्रयोग करेंगे। ये 2-3 स्टेटमेंट का सीधा सीधा फंडा है। तो आगे बढ़ते हैं श्रीमान। कृपया मुझे सलाह दें, फोर्थ, प्लीज सजेस्ट मी what I should do। कृपया मुझे सलाह दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अंधकार में जी रहा हूं प्रभु, मेरे नेत्र खुल नहीं पा रहे हैं। ये अर्जुन है, अर्जुन के साथ ऐसी दुविधा घटती है। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हे केशव, हे नाथ, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। चाचा ताऊ को निपटाऊं या छोड़ दूं। तो भगवान कहते हैं कि निपटा डाल। तो कहता नहीं 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 नहीं, पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं पाप तो भगवान तब लगता जब तुम्हें बख्श रहे होते, अब आपको तो बख्श नहीं रहे हैं, तो आप इनको निपटा दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे सलाह दें, प्लीज सजेस्ट मी व्हाट आई शुड डू। आई शुड लीव दी बैटलफील्ड, भाग जाऊं रण को या रण में जूझ जाऊं। दुविधा में है बेचारा। तो अगला है आपका फिफ्थ कहता है कृपया मुझे बताएं कि मुझको सड़क कहाँ छोड़नी चाहिए, कहाँ सड़क से मैं मुड़ के अलग हो जाऊं। लीव द रोड या टर्न ऑफ द
रोड, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सो प्लीज़ टेल मी, यहाँ पे सजेस्ट नहीं है, पूछ ही रहा है, ये सिर्फ जानना चाह रहा है। प्लीज़ टेल मी वेयर आई शुड लीव द रोड। तो रास्ता बताएं कि यहाँ से जाएं 2 किलोमीटर बाद, तो उसके बाद जो आपके लेफ्ट हैंड में जो मोड़ आएगा वहाँ मुड़ना नहीं, वहाँ नहीं मुड़ना, उसको छोड़ना है, उसको आगे चलना है। तो ऐसे नहीं बताएं। तो वो कई बार ऐसे सुना है कई सीन्स में, फिल्मों में। तो ये डायलॉगबाजी जो है ये इस तरह की ऐसे सेंटेंस के द्वारा ही की जाती है। अगला है 6th, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ रहता है? तो यहाँ पे अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो पहले वाला पार्ट है, इम्पेरेटिव जो प्रिंसिपल पार्ट है, वो सवाल कर रहा है, तो उसको तो हमें इंटेरोगेटिव में ही रखना पड़ेगा और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह का जो ये क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप चाहें तो बताएं, नहीं आपकी मर्जी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ रहता है? कोई पता पूछ रहा है, तो पता पूछ रहा है तो क्या पूछेगा? कैन यू टेल मी, सॉरी, कैन यू टेल मी where he lives, stays, कहाँ रहता है, where he stays। स्टे शब्द का भी, पुटअप का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पुटअप का थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब है। टेल मी वेयर ही पुट्स अप, वेयर ही पुट्स अप। पुट्स अप का प्रयोग फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा अवॉइड करें, दोनों सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको पता होना चाहिए पुटअप का अर्थ क्या होता है, इसलिए आई हैव मेंशन्ड इट, इसको मैंने बता दिया है। अगला है भगवान, आगे बढ़ते हैं। पैटर्न नंबर 7, कोई जानना चाहता है या बताना चाहता है या भूल जाना है, अचंभा करता है या पता नहीं है कि वो क्या करे, कब करे, कैसे करे, कहाँ करे, क्यों करे, कारण। तो ऐसे तरह के स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? WH वर्ड का प्रयोग करते हैं श्रीमान। किसका? WH वर्ड का, और उसके साथ इन्फिनेटिव का। अब इन्फिनेटिव आपको पता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। क्या करूं? व्हाट टू डू। कब करूं? व्हेन टू डू। क्यों करूं? व्हाई टू डू। कहाँ करूं? वेयर टू डू। इस तरीके के, एक्चुअली क्या है ये कहना चाह रहा है, वेयर शुड समबडी, व्हाई शुड समबडी, व्हेन शुड समबडी, हाउ शुड समबडी डू समथिंग, कि कोई कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों करे, ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। जो वर्ब्स हैं जनरली जानता है, समझता है, अचंभा करता है, याद करता है, भूल जाता है, डिसाइड करता है, तय करता है, सेटल करता है, फाइंड आउट करता है, एक्वायर करता है, देखता है, एक्सप्लेन करता है, गेस करता है, लर्न करता है, कंसिडर करता है। ओके, तो इस तरीके की वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। फिर पहले मैंने बताया ही आपको WH वर्ड प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ अ वंडरफुल स्ट्रक्चर, आपको इसको ध्यान में रखना है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, कोई खास डिफ़िकल्ट है नहीं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है, आई डू नॉट नो। देखिए पता की प्रेजेंट में है, सो आई लिखेंगे आई डोंट नो कि कैसे करना है, हाउ टू डू इट, हाउ टू। अब ऐसे सेंटेंसेस में देखिए क्या होता है, पहले वाले जो सेंटेंसेस है उनमें एक चीज है, कर्ता जो है वो 2 तरह के हैं। पहले वाले में है कि एक बोलने वाला अलग है, जो घटना घटी है वो अलग है, या उस घटना को अंजाम देने वाला कोई अलग है। ये 2 तरह के सेंटेंस पैटर्न है।
इन्फिनेटिव्स वाले सेंटेंस पैटर्न का ज़्यादातर हम प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से, लेकिन पहले वाला तरीका इसमें यह है कि सब्जेक्ट ही अपने आप के लिए तय नहीं कर पा रहा है, अपने आप को बता नहीं पा रहा है, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा है, अपने आप को समझा नहीं पा रहा है, इसी तरह की स्टेटमेंट है, अपने आप के ही लेके किसी चीज़ को आश्चर्य कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, यहाँ पे सीधी वर्ब आ जाएगी, फिर कोई WH वर्ड, फिर सीधी इन्फिनेटिव, आगे के वर्ड जो हैं वो हम उसके हिसाब से ट्रांसलेट कर देंगे। तो ये एक सिंपल प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो करना है, सिंपल सिद्धांत है जो हमें फॉलो करना है। दूसरा, मुझे आश्चर्य की सप्तांत कहाँ बिताना है, आई वंडर where to spend, कहाँ, where to spend the weekend। सप्तांत को वीकेंड कहते हैं, पॉसिबली यू आर अवेयर ऑफ इट, आप सभी को पता है। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, आई वंडर वे टू स्पेंड द वीकेंड। वीकेंड का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ नहीं है, वीकेंड अपने यहाँ इतना ही बचता है कि सब्जी भाजी ले आओ, कोलू के बैल बन जाओ। भारतीय पुरुष कोलू का बैल होता है, ठीक है, और कोलू का बैल इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह जाता है, शाम को ऑफिस से आता है, सब्जी भाजी तरकारी संडे को पड़ा रहता है, चाय कॉफ़ी सुड़कता रहता है जो भी घर पे है, और सुबह जाता है, शाम को वहीं लौट के आ जाता है। घूमिंग रीचिंग नोवेयर, घूमता तो रहता है लेकिन पहुँचता कहीं नहीं है, तो वो कोलू का बैल होता है भैया। तो ये कह रहा है कि मुझे अचंभा है कि सप्तांत कहाँ बिताऊँ। हमारे यहाँ तय होता है घर में बिताना भैया, घर का काम करना है, बुआ फूफी काकी ताई चाचा ताऊ मामा कोई बीमार आ गया शहर में, और इन सब के आगे पीछे टाइम निकालना है। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो बचा हुआ समय हम भारतीय कहाँ व्यतीत करते हैं, भारतीय पुरुष परिवार के साथ ही हमें करना होता है। वी हैव नो वे टू गो, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगला है, वह कार चलाना जानती है। तो भैया जानती हैं तो महिला हैं, तो महिला जी को हम लिखेंगे शी। नोज, जानती है ना भैया कि कैसे चलाना है, हाउ टू ड्राइव। आई एम सॉरी, हाउ टू ड्राइव ए कार, या द कार, अपनी कार के बारे में, किसी कार तो किसी की भी चला सकती है, तो एनी कार। सो शी नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, तो वो जानती है कि कार कैसे ड्राइव करनी है। अगला है, वह भूल गया है कि कब मुड़ना है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, इसको 10 सेकंड से ज़्यादा याद नहीं रहता है। ये गजनी वाला भाई है, तो गजनी वाले भाई के लिए हम क्या लिखेंगे कि कब मुड़ना है। वह भूल गया, पास्ट है, ही फॉरगॉट, भूल गई होता तो महिला होती, ही फॉरगॉट where to take a turn। ठीक है, टर्न, तो किधर को घूमना है, टेक अ टर्न होता है। और देखिए, आप जब रास्ता बताते हैं ना अंग्रेजी में किसी को कि भैया वहाँ जाके दाएं मुड़ जाना, बाएं मुड़ जाना, पहला बाएं मुड़ जाना, दूसरा दाएं मुड़ जाना, तो आप बोलते हैं टेक द फर्स्ट लेफ्ट, देन गो अहेड हाफ अ किलोमीटर, 15 मीटर्स, 150 मीटर्स, 100 मीटर्स, जितना आपकी दूरी बतानी है, देन टेक द सेकंड राइट, देन टेक द सेकंड राइट, आपको सेकंड राइट आपको लेना है, दी सेकंड राइट, भूलना मत भैया, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से टर्न के लिए हम टेक शब्द का प्रयोग करते हैं श्रीमान, दैट्स हाउ इट इज। तो वो भूल गया है भाई साहब, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है कि किधर मुड़ना है, निकल गए आगे, फिर 2 किलोमीटर बाहर से वापस घूम के आ रहे हैं, तो इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। अगला सेंटेंस है, प्रताप तय नहीं कर पा रहा था कि आगे क्या करना है। प्रताप सीम टू बी कंफ्यूज्ड, तय कर पा रहा था। महाराणा प्रताप को तो पता था क्या करना था, तो वो लेके भाला कूद गए थे वो तो। ये तो कोई भी प्रताप है, मेरे जैसा आदमी को लोकल आदमी है। तो प्रताप, फिफ्थ है, प्रताप, वो तो महाराणा प्रताप थे, तो प्रताप है। प्रताप कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। अच्छा, ये अगली गतिविधि है इसलिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट का ही प्रयोग होगा।
सो प्रताप कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। प्रताप ये तय नहीं कर पाते कि भैया करें क्या, ये करें कि वो करें, वो करें कि ये करें। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, नेक्स्ट शब्द का प्रयोग करेंगे श्रीमान। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ है, हमें ये पता लगाना चाहिए कि कौन है। हमें ये पता लगाना चाहिए कि इसे कहाँ रखा जाए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि इसे कहाँ रखा जाए। जगह, जगह माने वेयर, वेयर का प्रयोग करेंगे। सो वी शुड फाइंड आउट वेयर टू कीप इट, वेयर टू कीप इट श्रीमान। सो हमें वी पता लगाना चाहिए, शुड, वी शुड फाइंड आउट where to keep it, where to keep it। हमें पता लगाना चाहिए कि इसे कहाँ रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में where to keep it, हमें याद रखें कि ये कैसे करना है। ये इंस्ट्रक्टिव है, याद रखें। सीधा क्रिया से शुरू हो रहा है, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस से शुरू होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस से जब हम इसको शुरू करते हैं तो भैया सीधे सीधे कहाँ पहुँचेंगे, चलिए रिमेंबर, याद रखें। क्या करेंगे श्रीमान, रिमेंबर हाउ टू डू इट, रिमेंबर हाउ टू डू इट, याद रखें कि इसको कैसे करना है। तो ये आपका 7th सेंटेंस है। उसके बाद आज के लिए जो लास्ट पैटर्न आता है, वो लास्ट पैटर्न क्या है श्रीमान, कोई जानना चाहता है, बताना चाहता है, भूल जाता है, अचंभा करता है, पता है या नहीं है कि कौन कब कहाँ कुछ करे। ऐसी स्थिति में क्या है, ये किसी दूसरे को बताता है, दूसरे को कहता है, दूसरे को जताता है, दूसरे को बताता है कि कोई कुछ क्या करे। तो इसमें और पहले वाले स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। केवल वर्ब के बाद हम नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, फिर वही WH वर्ड प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते हैं श्रीमान। तो ये दो चीज़ों का प्रयोग हम कर लेते हैं। उसने मुझे पूछा कि तुम कब गए थे। उसने मुझे पूछा, थे पास्ट है, सो उसने मुझे पूछा कि तुम कब गए थे। ही भी हो सकता है, पहले में शी भी हो सकता है। सिंपली है आस्क्ड मी when ये स्टेटमेंट जो है इसमें हमें क्लोज का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इन्फिनेटिव के प्रयोग से होगा नहीं। When I left, ये अगर दूसरी तरीके से फ्रेम होगा, उसने मुझसे पूछा कि कब जाऊं, तब हम यूज करते कि when to go, when to leave या go। खैर एनीवेज मिसप्रिंट भी हो सकता है, कई बार स्टेटमेंट मिसप्रिंट हो जाते हैं। अगला है, हमें बताएं कि ये क्या है। प्लीज टेल अस या टेल अस। अगर रिक्वेस्ट हो वही कॉन्सेप्ट है, व्हाट, आई एम सॉरी, ओके, ये पूरे के सारे क्लोज वाले ही हैं। हमें बताएं कि ये क्या है। प्लीज टेल अस व्हाट इट इज। मैंने उन्हें दिखाया कि ये कैसे करना चाहिए। ये पहले के स्टेटमेंट रिपीट हो रहे हैं। आई शोड, मैं क्विकली लिख देता हूं।
आई शोड देम, ये पहले के रिपीट हो रहे हैं। हाउ दे शुड डू इट, दे शुड डू इट, ये पहले के स्टेटमेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कृपया मुझे सलाह दें कि मुझे क्या करना चाहिए। वही रिपीट हो रहे हैं सेंटेंसेस। आई एम सॉरी, ये हम पहले कर चुके हैं। ये पहले हम कर चुके हैं। लास्ट के स्टेटमेंट जो है 8th पार्ट के स्टेटमेंट, मैं कुछ सेंटेंसेस खुद बना के आपको उसका ट्रांसलेशन करके बता देता हूं। यहाँ पे 8th वाले में उसने मुझे बताया कि क्या करें। जैसे एक स्टेटमेंट है, उसने मुझे बताया, पहला स्टेटमेंट मैं खुद ही बना रहा हूँ हिंदी में और खुद ही उनको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि क्या करें, तो he told me what to do. उन्होंने पूछा, दूसरा उन्होंने उनसे पूछा, कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उन्होंने उनसे पूछा कहाँ रखें इन सभी वस्तुओं को, या इन सभी वस्तुओं को कहाँ रखें, ऐसा भी हिंदी में फ्रेम हो सकता है। दे आस्क्ड देम वेयर टू कीप दोज थिंग्स। इस तरीके से आप स्टेटमेंट बनाकर भी आप अनुवाद कर सकते हैं। 2-4 स्टेटमेंट और बना देता हूं। थर्ड, उन्होंने या टीचर ने, अध्यापक ने, टीचर ने बच्चों को समझाया, बच्चों को समझाया कि यह सवाल कैसे हल करने हैं, चूंकि समझाया पास्ट में है तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट का। तो इसमें हम लिखेंगे द टीचर एक्सप्लेन्ड, टीचर समझाता है तो एक्सप्लेन करता है, हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। जो घटना पास्ट में है तो हम दोज का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप बनाकर भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट में और बना देता हूं। वर्ब हम पीछे वाले से ही ले लेते हैं, 7th से, इसी से ही। उन्होंने, 4th है, जनता को याद दिलाया, जनता को याद दिलाया कि आज़ादी क्यों जरूरी है, या आज़ादी क्या है, आज़ादी क्या है। ये थोड़ा बनाने में अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग भी है। सो दे, जनता को याद दिलाया
They made people remember, किसी को कुछ याद दिलाते हैं तो स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। मेक somebody remember something, what the freedom is, freedom was, ये फिर स्टेटमेंट में आ गया। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। वो अक्सर पता कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, या वो अक्सर पता कर लेते हैं कि क्यों करें या क्यों बताएं किसी को, या वो अक्सर बता पाते हैं कि किसी को क्यों बताएं। ऐसे तरह के स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। वो 6th 7th में ले लेता हूं। वो अक्सर बताते हैं कि क्यों मेहनत करें, कि क्यों मेहनत करें। तो इसके लिए आप लिखेंगे दे ऑफन टेल, या वो हमें अक्सर बताते हैं, ऐसा कर सकते हैं। टेल अस वाई टू वर्क हार्ड, ये इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है। वाई टू वर्क हार्ड। तो इस तरीके से ये आपके 7 या 8 तरह के पैटर्न हमारे सामने निकल कर आए हैं जो हमने अभी तक किए हैं। तो इन 7 या 8 तरह के पैटर्न में जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं कृपया उनको ध्यान से देखें। 8th पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। 8th पार्ट में शायद टाइपिस्ट ने कुछ एरर की है, जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वो नहीं डाले, ये कुछ और ही क्वेश्चन डाले गए हैं, उसकी वजह से मे बी देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। बट ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बता के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एड हॉक उसी समय पे। तो ये आज के लिए इतना ही। आगे की क्लासेस में आपको क्या करना है, आगे की क्लासेस में हम थीम राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग पे जाएंगे। थीम राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग के कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। पैराग्राफ राइटिंग और थीम राइटिंग 2 तरह के टॉपिक्स पे आ सकती है। पहली तरह के टॉपिक्स वो होते हैं जो कंटेम्प्रेरी हैं, करंट अफेयर्स पे आधारित हैं, जो आजकल चल रहा है। जो करंट अफेयर्स पे आधारित पैराग्राफ राइटिंग होती है वो ज़्यादातर फैक्चुअल इन नेचर होते हैं। फैक्ट्स के आसपास पैराग्राफ को कैसे बुनना है, कैसे लिखना है। दूसरी तरह के वो आपके टॉपिक्स होते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, फिलोसॉफिकल होते हैं। उन टॉपिक्स पे जब आप लिखते हैं तो वो आपकी ज़्यादातर इनर वर्किंग, इनर साइकोलॉजी, इनर आपका फिलोसॉफिकल रिलीजियस एटीट्यूड कैसा है उस पे निर्भर करते हैं। उसके प्रति आपकी थिंकिंग कितनी गहरी है, कितनी चीज़ों को गहराई से आप सोचते हैं, उनको आप पेपर पे कैसे उतारते हैं। तो वहाँ पे मनोविज्ञान है या साइको स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे काफ़ी चीज़ों को आपको लिखना होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इनको लिखते समय, बोलते समय, पढ़ते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। अब इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं जब भी आप कुछ लिख रहे होते हैं, पैराग्राफ या थीम राइटिंग। तो पैराग्राफ या थीम राइटिंग में पहली होती है तथ्यात्मक जानकारी या तर्कशील जानकारी, दोनों तरह की जानकारी ज़रूरी होती है। और दूसरा वो जो तर्कशील जानकारी आपको है उसके बाद आपको उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में आप रखते हैं। तो पहला तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए, फिर आप उसको जब पेपर पे उतारते हैं तब स्ट्रक्चर की बात आती है कि किस रूप में लिखें, कहाँ क्या लिखें, पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, कंक्लूजन कहाँ आएगा, दिस एंड दैट। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप तब काउंट कर पाते हैं जब आप पहले आपके पास कोई तथ्यात्मक या तर्कशील, कोई मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक जानकारी हो,
या आपके अनुभव में हो, उसी को आप शब्दों में पिरो सकते हैं तार्किक रूप से। उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये हम पढ़ेंगे। थ्योरी मैं बिल्कुल आपको नहीं कराने वाला हूँ, एग्जाम्पल्स की सहायता से मैं आपको कराऊँगा। तो ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पहुँचाएँ। बस यही मैं आपके लिए मेरे लिए आपके पास संदेश है। और इसके साथ ही मैं आई विल टेक योर लीव। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।